चलिए, आपका अब लास्ट यूनिट है, बहुत जल्दी ख़त्म कर देंगे इसको। ठीक है, चलिए इसमें आपको बता दें समरी की, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, रजिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, अकाउंट इनवाइस क्या होता है, अकाउंट रिकॉर्ड कैसे करते हैं, इनवाइस क्या होता है, ऑडिट क्या होता है, ई वे बिल क्या होता है। चार पांच टॉपिक है ना, ज़्यादा है बट हम समरी ही फॉर्म में बताएंगे, ठीक है ना, जिससे आपको एक चीज़ें याद हो जाए कि क्या एक्चुअल में होता है। ठीक है, तो बेसिकली तो रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी एक्ट जब आप पढ़ते हो ना, तो उसमें लाइबल होते हो कि आपका रजिस्ट्रेशन, जैसे आप इनकम टैक्स पढ़ते हो, है ना, कंपनी लॉ पढ़ते हो, उसी तरीके से जीएसटी होता है कि अगर आप जीएसटी पढ़ रहे हो और आप जीएसटी पेड करने के लाइबल हो कि नहीं हो, कब लाइबल माना जाएगा, कब रजिस्ट्रेशन आपको कराना चाहिए, कब कब कंपलसरी होता है, कब कंपलसरी नहीं होता है। तो ये चीज़ें, तो आप ये समझो कि रजिस्ट्रेशन एक डॉक्यूमेंटेशन होता है, एक सर्टिफिकेशन होता है जो कि आपको एलिजिबिलिटी होती है। जैसे अगर आप बाइक स्कूटी आप चला रहे हो, तो आपको एक लाइसेंस लेना होता है कि आप 18 साल के ऊपर है तो आप बाइक चला सकते हैं, स्कूटी चला सकते हो ना। तो और इसके पास हमें चलाने का लाइसेंस भी दिया गया है कि हम रोड पे एक्सीडेंट नहीं करेंगे। तो उसी तरीके से रजिस्ट्रेशन होता है कि आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे वो गुड्स का या सर्विसेज का, तो आपको गवर्नमेंट एक पोर्टल प्रोवाइड करती है, जीएसटी पोर्टल, जहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है कि आप अपने बिजनेस का, जिससे कि गवर्नमेंट कल के डेट में कोई स्कीम निकाले तो उसका आपको बेनिफिट मिल जाए रजिस्टर्ड पर्सन का। अगर आप रजिस्टर्ड रहोगे तभी आपको आईटीसी का क्लेम भी करने को मिलता है। ठीक है, और अगर आप रजिस्टर्ड रहोगे तभी आपको बहुत सारी स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। रजिस्टर्ड नहीं रहोगे तो हो सकता है गवर्नमेंट अपने ऐसा कुछ पेनल्टी लगा दे कि आप टैक्स नहीं दे रहे हो। तो रजिस्ट्रेशन यही है, विदाउट रजिस्ट्रेशन ए पर्सन कैन नाइदर कलेक्ट टैक्स, मतलब न तो अब रजिस्ट्रेशन कराए नहीं रहोगे तो आप किसी गुड्स को बेचोगे किसी पर्सन को, तो न तो उससे टैक्स कलेक्ट कर सकते हो, न तो गवर्नमेंट को क्लेम कर सकते हो कि हमने सप्लायर से जो गुड्स खरीदा था वो टैक्स हमारा लिया है, तो हम उसको क्लेम करके उसको रिटर्न कर पाए। मतलब आप सप्लायर को तो टैक्स पेड करोगे जीएसटी का, लेकिन आप फिर जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकते कस्टमर से। अगर कस्टमर से रिसीव करोगे, कस्टमर जानकार निकल गया, तो आपको पेनाल्टी देना पड़ सकता है। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेगा कि रजिस्ट्रेशन कराने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो रजिस्ट्रेशन कराने से आपको, है ना, कल कल कस्टमर से या कंज्यूमर से जीएसटी चार्ज कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो आईटीसी के लिए, है ना, और इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन टर्नओवर करने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। बहुत सारे और बेनिफिट होते हैं गवर्नमेंट के कि जो रजिस्टर्ड पर्सन उनके लिए अलग अलग जो स्कीम निकालती है ना, वो सारी चीज़ें। और नो सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन, मतलब गवर्नमेंट क्या करती, कोई भी सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन नहीं देती है। अलग अलग स्टेट में आपका बिजनेस है तो आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। ठीक है, ये चीज़ है, अगर अलग अलग यूटी में भी बिजनेस है तो अलग अलग आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात करें तो जैसे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, वॉलंटरी, डीम्ड या रजिस्टर्ड बाय डिपार्टमेंट और स्यू मोटो रजिस्ट्रेशन, ये चार टाइप के रजिस्ट्रेशन होते हैं। पर्सनल लाइबल फॉर्म, अभी इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन क्या होता है, वॉलंटरी क्या होता है, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अब करा कि ऐसे कौन से पर्सन हैं जो लाइबल होते हैं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, तो जिसका टर्नओवर एक लिमिट से ज़्यादा होता है, जो थ्रेश होल्ड लिमिट क्या होता है कि गवर्नमेंट एक लिमिट लगाती है कि आप किस स्टेट में हैं तो आपको कितना रुपए का टर्नओवर करोगे तो आपको जीएसटी नहीं पेड करना। जनरली आप मान लीजिए कि अगर आप यूपी में हैं और 40 लाख का गुड्स एंड सर्विसेज का टर्नओवर कर रहे हैं विद इन स्टेट, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, बिना रजिस्ट्रेशन का आप चल सकते हो। लेकिन 40 लाख के ऊपर क्रॉस कर गए तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, या तो नॉर्मल में या कंपोजिशन स्कीम में। कंपोजिशन स्कीम 1.5 करोड़ तक का होता है कि उतने तक है तो आप कराइए। ठीक, उससे ज़्यादा होगा तो नॉर्मल में आना पड़ जाएगा, और अदरवाइज 40 लाख के ऊपर है तो आपको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, सर कहोगे सर 1.5 करोड़ तो 40 लाख से कम होता है, सॉरी ज़्यादा होता है, तो हम कंपोजिशन में जाओगे, तो कंपोजिशन में जाओगे तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। यही चीज़ें हैं। ठीक है, पर्सन ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर द ओल्ड, मतलब होता ना है कि जो ओल्ड लॉ के हिसाब से रजिस्ट्रेशन था, अब नया जीएसटी आया तो उनको अपने आप फिर नए के हिसाब से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, या तो उनका बिजनेस अमलगमेट हो गया, मतलब कि दो कंपनी थी एक साथ मिल के कंपनी बन गई, जैसे आइडिया वोडाफोन, है ना, या डिमर्ज हो गई, सेपरेट हो गई, है ना, तो अलग अलग केस में उनको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी पड़ेगा। या फिर आप अपना बिजनेस ट्रांसफ़र कर रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, अब लाइबिलिटी मतलब थ्रेश होल्ड लिमिट आप क्रॉस करते हो 40 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जैसा आपका स्टेट है, जैसा आपका सर्विसेज है। अब देखो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होगा, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में होगा, तो आपको रजिस्ट्रेशन वैसे ही कराना कंपलसरी हो जाएगा, चाहे आप 1 रुपये का टर्नओवर करिए चाहे 10,000 करोड़ का करिए। ठीक है, अब लाइबिलिटी फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इंट्रा स्टेट, अब देखिए ध्यान से, इंट्रा स्टेट की बात कर रहा है, विद इन स्टेट की बात कर रहा है। फॉर डीलर हु डील्स एक्सक्लूसिव, मतलब कह रहा है कि जो गुड्स की सप्लाई करता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों की सप्लाई करता है, ठीक है ना,
तो जो गुड्स की सप्लाई करता है, अगर वो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में है तो 10 लाख के कम का है तो रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है टर्नओवर, और अगर आपका 10 लाख से ज़्यादा का है तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत पड़ेगी। फिर व्हेन एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड 20 लाख, अब करा कि नॉर्मली जो पुडुचेरी, तेलंगाना है ना, तेल लगाना मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, अगर आप यहाँ पे हैं मतलब 6 स्टेट ये है और 4 स्टेट यह है, 4 स्टेट में 10 लाख, 6 स्टेट में 20 लाख और अदर स्टेट में आपको 40 लाख का टर्नओवर रहेगा, तो उससे कम का रहेगा तो रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, उससे ज़्यादा का है तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। विद इन स्टेट की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में रहेगा तो आपका 1 रुपये का भी, 1 पाई का भी अगर आप बिजनेस करोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत पड़ जाएगी। ठीक है, और अगर ओनली सर्विसेज का एक्सक्लूसिवली करते हैं तो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में है तो 10 लाख और अदर केस में आपको 20 लाख का टर्नओवर रहेगा तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो जाएगा। ठीक है, अब करा कि पर्सन नॉट लाइबल फॉर एग्जम्पशन ऑफ स्पेशल लिमिट, अब करा ऐसे कौन से पर्सन हैं जिनको एग्जम्पशन लिमिट मिलता ही नहीं है, मतलब थ्रेश होल्ड लिमिट मिलता ही नहीं है, ऐसे कौन लोग हैं जिनको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाता है कराना, उनको 40 लाख का मुंह नहीं देखना पड़ता कि नहीं हमारा 40 लाख टर्नओवर हो जाएगा तब जाके करेंगे, या 10 लाख या 20 लाख जो भी अभी ऊपर हमने पढ़ा है, आपको लिमिट नहीं दिया जाएगा, आपको रजिस्ट्रेशन वैसे ही कराना पड़ जाएगा, है ना। अब जो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होते हैं, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन मतलब जिनका टर्नओवर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है ना, और मैक्सिंग सप्लाई, हाँ ना, जिसका आइसक्रीम वगैरह का सप्लाई वगैरह कर रहे हैं, ठीक है ना, या फिर इंटर स्टेट, यह भी पता नहीं इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, या गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया कि नहीं आपको ये बिजनेस है तो आपको कराना ही पड़ेगा, तो इन सब केस में आपको एग्जम्पशन लिमिट नहीं मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जम्पशन लिमिट अलग अलग रूल से याद करने के लिए बताए थे कि MMNT मतलब क्या हो जाएगा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, यहाँ पे 10 लाख लिमिट है, और AP मतलब अरुणाचल प्रदेश, APP, MTSU है ना, यहाँ पे है ना, अरुणाचल प्रदेश, पुडुचेरी, मेघालय, तेलंगाना, सिक्किम, उत्तराखंड, यहाँ पे 20 लाख का लिमिट है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बता रहा है कि पर्सन हु हैज़ ऑप्टेड मतलब जो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन में चले गए हैं, है ना, या फिर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, तो इस केस में, इस सारे केस में आपको थ्रेशोल्ड लिमिट दिया नहीं जाएगा, मतलब आपको जो लिमिट प्रोवाइड किया गया तो लिमिट दिया ही नहीं जाएगा, आपको रजिस्ट्रेशन वैसे ही कराना पड़ेगा। ठीक है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ द पर्सन हैव द टैक्स कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, सॉरी टेक, हम बार बार टैक्स पढ़ रहे हैं, ये टेक लिखी है, ओके हाँ, टेक कंपलसरी रजिस्ट्रेशन अंडर GST एक्ट इवन इट देयर एग्रीगेट टर्नओवर इज बिलो दैट, मतलब अगर उनका थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है फिर भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, तो उसको हम लोग कंपलसरी रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। जैसे इंटर स्टेट केस में हो जाएगा, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होता है ना कि कभी कभी आते हैं अपना बिजनेस किए चल दिए, ठीक है, फिर आएंगे कि नहीं आएंगे दोबारा जरूरत नहीं, या रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के केस में, या E-कॉमर्स ऑपरेटर है अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, अगर जो विद इन स्टेट होगा तो भी इनको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कंपलसरी। ठीक है, या नॉन रेजिडेंट पर्सन है, इन सबको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है। वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, ये पर्सन नॉट लाइबल टू रजिस्टर्ड में एक्ट हिमसेल्फ, वॉलंटरी मतलब होता है ना जिसका टर्नओवर 40 लाख से कम है और इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, और यूपी जैसे स्टेट में है जहाँ पे 10 लाख 20 लाख का कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा है, तो आपको रजिस्ट्रेशन करा भी सकते हो और नहीं भी करा। सर हमारा लिमिट ज़्यादा नहीं करा ले, क्या अच्छा रहेगा, दिखाएंगे, शो करेंगे, लिख देंगे रे मेरा रजिस्टर्ड पर्सन वाले, हम GST है ना, बिना होता है ना रजिस्ट्रेशन का हम नहीं गुड्स बेचते हैं ना, जो तो ना थोड़ा सा भौकाल टाइट करने के लिए करा लेगा, करा लो, मंथली रिटर्न फाइल करना पड़ेगा तो पता चल जाएगा ना, एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। तो वॉलंटरी का मतलब यही होता है कि आप करा भी सकते हो, नहीं कराओगे तो गवर्नमेंट प्रेशर नहीं करेगी। डीम्ड रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है सर कि द ग्रांट ऑफ द रजिस्ट्रेशन आउट ऑटोमेटिक GST रजिस्ट्रेशन, मतलब होता है ना कि जहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली GST रजिस्ट्रेशन कराने के लिए होता है, जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होते हैं, E-कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं, इनको अपने आप रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जैसे ही आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो डीम्ड रजिस्ट्रेशन इसको बोला जाता है। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन बाय डिपार्टमेंट और सुमोटो का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आपको सर्वे इंक्वायरी किया गया, गवर्नमेंट ने ऐसे होता है ना एक सर्वे चलाया कि देखो कितने लोग रजिस्ट्रेशन कराए कितने लोग नहीं कराए हैं, और आपको पाती एलिजिबल तो आपकी शादी करा दी, सॉरी आपका रजिस्ट्रेशन करा दिया जाता है, तो इसको हम लोग रजिस्ट्रेशन बाय डिपार्टमेंट या मोटो रजिस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। समरी में एक बार आपको बता दें कि कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन का मतलब यह होता
होता है कि आप जब एक लिमिट के दायरे से बाहर हो जाते हैं, थ्रेशोल्ड लिमिट से, या फिर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन करते हो, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, तो आपको कंपल्सरी कराना। वॉलंटरी मतलब आप लिमिट के दायरे के अंदर है, आपके ऊपर है, आप करा भी सकते हो और नहीं भी करा सकते हो, उसको वॉलंटरी बोलते हैं। डिम्ड का मतलब ये होता है कि यह मान लिया जाएगा कि अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर हैं, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन वाले हैं, तो आपका रजिस्ट्रेशन होगा ही होगा, उसको हम लोग बोलते हैं डिम्ड रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना। अब कह रहा है ऐसे कौन पर्सन है जो लाइबल नहीं है ना, या एग्जेम्प्टेड है रजिस्ट्रेशन कराने से, मतलब आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लाइबल नहीं हो। पर्सन इंगेज एक्सक्लूसिव इन द सप्लाई ऑफ द नॉन टैक्स, मतलब जिसका काम है नॉन टैक्स, पेट्रोल डीजल नेचुरल गैस है ना, एल्कोहलिक लीकर, ये सब अगर आप बेच रहे हो तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो जीएसटी के दायरे में है ही नहीं। तब जीएसटी के दायरे में है तो रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है। पर्सन इंगेज इन एक्सक्लूसिव सप्लाई ऑफ द एग्जेम्प्टेड सप्लाई, आप एग्जेम्प्टेड सप्लाई बेच रहे हो तो वहां पे भी आपको जीएसटी है ना, अंडा वगैरह बेच रहे हो, फ्रेश वेजिटेबल वगैरह बेच रहे हो, वहां पे भी जीएसटी नहीं लगता, आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। आप खेती बाड़ी करते हो तो भी आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन कराने के प्रोसीजर क्या होते हैं, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले तो आपको अप्लीकेशन देना पड़ेगा। एकदम ध्यान से सुनिएगा, जैसे आप एक फॉर्म नहीं भरते हो, जैसे सीयूटी का फॉर्म आया तो आप भरते हो, नहीं है, उसी तरीके से कुछ डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जीएसटी का जो वेबसाइट है वहाँ पर आप जाओगे और आपका जो पैन कार्ड है, पैन कार्ड जो 18 साल के ऊपर है सभी लोग बनवा लो, बहुत ज़रूरत होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद एक ऑनलाइन वेरिफिकेशन आपका मोबाइल, ईमेल, पैन, ओटीपी से आपका हो जाएगा जनरली, है ना। मतलब आपका जो नॉर्मल नाम है, फादर नेम है और एड्रेस है, मोबाइल नंबर, ईमेल, पैन कार्ड से एक ओटीपी जनरेट करके आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका कम रेफरेंस नंबर है ना, मतलब कम्युनिकेशन जनरेट कम्युनिकेशन रेफरेंस नंबर, मतलब आपका एड्रेस वगैरह। फिर उसके बाद एप्लीकेशन आप पार्ट बी के लिए अप्लाई करोगे, ठीक है ना। मतलब रजिस्ट्रेशन आपका 1 यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद पार्ट बी के लिए अप्लाई करोगे। फिर आधार ऑथेंटिकेशन करने के लिए ओटीपी जाएगा, उसको वेरीफाई आप करोगे। जब वेरीफाई हो जाएगा, देखो पहले पैन कार्ड, आधार कार्ड ऊपर दोगे, वहाँ पे ओटीपी जाएगा पैन कार्ड वगैरह के लिए, नॉर्मल मोबाइल के लिए। फिर बाद में आधार ऑथेंटिकेशन होता है, ठीक है ना। मोबाइल नंबर कैन बी अपडेटेड थ्रू, वही चीज़ें बता रहा है कि नॉर्मली लोगों का 2 मोबाइल नंबर है तो एक में रिचार्ज होता है, एक में नहीं होता, तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल बातें हैं कि अपडेट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन अप्रूवल, मतलब आधार ऑथेंटिकेशन के बाद जाता है ऑफिसर के बाद अप्रूव करने के लिए, होता है ना कि कुछ टाइम बाद आपको मिल जाएगा कि आपकी सारी चीज़ें सही है या फिर नहीं, ठीक है। तो वेरिफिकेशन जो ऑफिसर होगा वह चेक करेगा कि आपने जो सारा इन्फॉर्मेशन दिया है ना। मतलब वेरिफिकेशन अप्रूवल ऑफ द ग्रांट रजिस्ट्रेशन विद इन द 3, मतलब 3 दिन के अंदर आपको पता चल जाएगा। अगर सारी चीज़ें सही रही तो आगे बढ़ जाएगा, नहीं सही रहेगा तो 7 दिन के लिए आपको टाइम देगा कि जो आपकी डिफिशियंसी है, कमी, उसको सही करिए। अगर 3 दिन आपको दिया जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा 7 दिन टाइम दिया जाएगा आपको सही करने के लिए। अगर उसके अंदर आप नहीं करते हैं तो आपको फिर वो रिजेक्ट कर देगा, ठीक है ना। क्या कर देगा? रिजेक्ट कर देगा, रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक है। और अगर आप वो सारी चीज़ें आपका सही रहेगा सब कुछ, तब आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। मतलब आधार ऑथेंटिकेशन के बाद वो अप्रूवल देखेगा, 3 दिन में सारी चीज़ें सही होगी तो आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद प्रॉपर ऑफिसर ही सेटिस्फाई विद द, है ना, जितने सारे क्लैरिफिकेशन होंगे सब कुछ, अगर वो होता ना कि अगर आपका कुछ डिफॉल्केशन था तो 7 दिन का मौका दिया तो क्लैरिफिकेशन होगा तो मिल जाएगा। और फिर उसी तरीके से आपको एक जीएसटी नंबर दे दिया जाएगा। जीएसटी नंबर देखिए इस तरीके से होगा कि मतलब टोटल कितने नंबर को होते हैं, 1 2 3 4 5 6 15 नंबर होता है शायद, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। हाँ, अब देखिए जो बच्चा लिखा ना पैन कार्ड, पैन कार्ड समझ लीजिए कि मैंने ही पढ़ाया था तो मेरा ही होगा, है ना। अब देखिए जैसे 27 BBZPN 5993A1, है ना, Z6। अब देखिए यहाँ पे जो नंबर है ना वहाँ पे शो करता है कि क्या क्या सारी चीज़ें है, ठीक। अब जो स्टार्टिंग का 2 नंबर होता है ना वह स्टेट कोड होता है। फिर उसके बाद जो 10 नंबर होता है ना वो पैन कार्ड होता है। टोटल कितना हो गया? 12 नंबर हो गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद शोविंग द नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन एंटिटी विद इन द सेम स्टेट, वही चीज़ें हैं। एक बाय डिफ़ॉल्ट नंबर होता है, फिर लास्ट में एक होता है A to Z कोई डिफ़ॉल्ट नंबर होता है, ठीक। इस तरीके से आपका नंबर 15 नंबर का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, ठीक। ठीक है, टोटल 2 12 2 14 और ये डिफ़ॉल्ट नंबर होता है 1, ठीक ठीक।
चलिए, टाइम लिमिट ऑफ द इशू सर्टिफिकेट, अब कह रहा है कि कितने दिन के अंदर सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। नॉर्मल केस में 3 दिन का होता है और डिफिशियंसी के केस में 7 दिन का होता है। डीम्ड या अप्रूव्ड, डीम्ड रजिस्ट्रेशन कब माना जाएगा? जब प्रॉपर ऑफिसर टाइम होता है ना कि द फेल टू द टेक एनी एक्शन देन द एप्लीकेशन ग्रांट, होता ना कि प्रॉपर ऑफिसर ने कोई एक्शन नहीं लिया, उसको लगता था कि ये सारी चीज़ें है बट उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, ना या तो यस बोला ना तो नो बोला। होता ना कि यस बोल दिया तब तो पता ही चल जाता है, लेकिन ना तो यस बोला ना तो नो बोला और 7 दिन टाइम बीत गया, तो मान लिया जाएगा कि उसका रजिस्ट्रेशन हो गया है। ठीक है। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अब कह रहा है कि कौन सा डेट माना जाएगा रजिस्ट्रेशन का। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन सबमिटेड विद इन, मतलब 30 दिन के अंदर उसको जब रजिस्ट्रेशन उसका लाइबल होता है तो है ना, पर्सन बिकम द लाइबल, मतलब जब वो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लाइबल होता है उसके 30 दिन के अंदर उसको क्या करना चाहिए, रजिस्ट्रेशन करा देना चाहिए, है ना। और अगर सॉरी मतलब वो रजिस्ट्रेशन करा देना चाहिए, सॉरी मैंने तेजी में थोड़ा सा उल्टा बोल दिया, फिर से सुनिए। करा है कि जिस दिन वो अप्लीकेबल हुआ उसका रजिस्ट्रेशन का और रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने अप्लीकेशन दे दिया, 30 दिन के अंदर उसको इनवॉइस इशू हो जाना, सॉरी रजिस्ट्रेशन इशू हो जाना चाहिए 30 दिन के अंदर। 30 दिन के बाद से वो मान लिया जाएगा कि उसका रजिस्ट्रेशन हो गया। वेयर एप्लीकेशन इज सबमिटेड आफ्टर द एक्सपायरी, मतलब 30 दिन के बाद अगर वो एप्लीकेशन होता है ना, जैसे कि आपका एलिजिबिलिटी 1 जनवरी 2025 को एलिजिबल हो गया कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, तो आपको 31 जनवरी के पहले आपको रजिस्ट्रेशन दे देना चाहिए और जिस दिन एप्लीकेशन दोगे उसी दिन आपका रजिस्ट्रेशन मान लिया जाएगा। ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर 30 दिन के बाद देते हो तो जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन दिया जाता है नंबर, उस दिन से आपका माना जाएगा रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। फिर है आपका बिफोर रजिस्ट्रेशन, सू मोटर रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर ऑफिसर, डिस्प्ले रजिस्ट्रेशन, छोड़ो यार सारी चीज़ें। फिर वही सारी चीज़ें हैं कि रजिस्ट्रेशन वगैरह सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। हाँ देखो ये सारी चीज़ें यहाँ तक पढ़े ना, डेट कब माना जाएगा, फिर उसके बाद जो पॉइंट हम लोग पढ़ने गए थे ऊपर से डीम्ड रजिस्ट्रेशन और ये सारी चीज़ें क्या क्या है ना, आपको पैन कार्ड मिल जाए, सॉरी रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाए। रजिस्ट्रेशन नंबर 15 नंबर का होता है, 15 नंबर में वो सारी चीज़ें क्या क्या होती है, जो स्टार्टिंग का 2 नंबर होता है, स्टेट कोड होता है, फिर पैन कार्ड होता है, फिर उसके बाद एक 6 डिजिट मतलब होता है ना कि अगर सेम स्टेट में है तो क्या होगा, अदरवाइज ए से जेड तक डिफ़ॉल्ट नंबर आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है, टोटल 15 नंबर का। ठीक है, तो फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको दिया था, सभी का रजिस्ट्रेशन अलग अलग होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बता रहा है कि यहाँ पे चीज़ें बता रहा है कि यूआईएन नंबर किसको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, एनी स्पेशल एजेंसी, यूएनओ और एनी मल्टीनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एम्बेसी ऑफ द फॉरेन कंट्री आर नॉट रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, है ना। मतलब वहाँ पे उनको मतलब सॉरी इनको यूआईएन नंबर दिया जाता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है, बिकॉज ये लोग क्या होते हैं, अलग पर्सन होते हैं। नॉर्मली लोगों को एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन दिया जाता है जो इंडिया के लोग होते हैं, लेकिन अगर ये लोग रहेंगे तो इनको यूएन नंबर दिया जाता है। ठीक है, अब कह रहा है रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन आपका कब हो जाएगा, तो अब इसमें ध्यान रखिएगा कट मतलब कि कैंसिलेशन आपका रजिस्ट्रेशन कब होगा। कैंसिलेशन बाय प्रॉपर ऑफिसर ऑन हिज ओन मोशन, है ना। मतलब प्रॉपर ऑफिसर उसको कैंसिल कर देगा कब, इन केस ऑफ बिजनेस इज डिसकंटिन्यू, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन कब कैंसिल मान लिया जाएगा, जब आप बिजनेस को कैंसिल कर दोगे, है ना, सॉरी बिजनेस को आप डिसकंटिन्यू करोगे। ठीक है, या फिर आप बिजनेस दूसरे को बेच दिए। ठीक है, आपका ओनर का डेथ हो गया, जिसके नाम से रजिस्ट्रेशन था उसका डेथ हो गया। ठीक है, इन केस ऑफ बिजनेस एक दो कंपनी आपस में मिल गई, है ना, एनी टैक्स लॉस में चेंजेस हो गया, इन सभी केसेस में रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है ना। सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन वंस रजिस्टर्ड पर्सन हैज अप्लाइड फॉर कैंसिल ऑन द रजिस्ट्रेशन और द प्रॉपर ऑफिसर seeks to cancel his registration, the proper officer may suspend his registration during the penalty of the proceeding relating to the cancellation। मतलब वही है कि सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि अगर कैंसिलेशन के लिए उन्होंने अप्लाई किया है बट प्रॉपर ऑफिसर को अभी लगता है कि नहीं इसको कैंसिल करना चाहिए कि नहीं कैंसिल करना चाहिए, सारी चीज़ उसकी प्रोसीडिंग अभी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सब कुछ सही है कि नहीं है, और उन्होंने टैक्स पूरा पेड किया है कि नहीं पेड किया है, तो उसको हम लोग सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। अब आगे बता रहा है कि कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, अब ध्यान रखिएगा सुनिए, जैसे आप कैंसिल कराने के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए दे दिए, फिर आपको लगता है कि नहीं यार नहीं कैंसिल कराना चाहिए था, तो अब फिर उसको रोकने के लिए एक एप्लीकेशन देते हो। ठीक है, तो एनी रजिस्टर्ड पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन इज कैंसिल बाय द प्रॉपर ऑफिसर में अप्लाई टू प्रॉपर ऑफिसर फॉर द रिवोकेशन। मतलब होता नहीं कि प्रॉपर ऑफिसर ने आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, तो आप उसको बोलते हैं कैसे कैंसिल कर दिया, चेक करो हमारी सारी चीज़ें सही है,
तो रजिस्टर्ड पर्सन क्या करेगा, सबमिटेड एक एप्लीकेशन रिवोकेशन मतलब रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का एक एप्लीकेशन देगा, ठीक है ना, जीएसटीआर रजिस्ट्रेशन नंबर 21। फिर अगर एप्लीकेशन शुड बी प्रॉपर ऑफिसर विद इन मतलब 90 दिन के अंदर होना चाहिए, ठीक है ना, जिस दिन वो कैंसिलेशन करता है उसके 90 दिन के अंदर कॉमन पोर्टल पे आपको ये देना चाहिए कि नहीं हमारा रजिस्ट्रेशन क्यों कैंसिल कर रहे हो, उसका सही एविडेंस बताओ, अगर सही है तो ठीक है, अदरवाइज हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल मत करो। इफ द प्रॉपर ऑफिसर इज सेटिस्फाई फॉर द पर्सन टू बी रिकॉर्डेड विद इन द रिवोक द मतलब उसको लगता है कि नहीं इन्होंने रिवोकेशन मतलब कैंसिलेशन करने के लिए रोका है और सारी चीज़ें सही है इनके हिसाब से, तो ठीक है उनका रजिस्ट्रेशन वापस दे दिया जाएगा, ठीक है ना। चलो हाउ अप्लाई फॉर जीएसटी ईएन कह रहा है कि जीएसटीआई नंबर है ना, यहाँ पे जीएसटीआई नंबर होना चाहिए। जीएसटीआई नंबर आइडेंटिफिकेशन नंबर वही चीज़ें हैं कि नॉर्मली आप जो भी कॉमन पोर्टल है उससे ले सकते हो या फिर जीएसटी सेवा केंद्र होता है वहाँ से आप जीएसटी नंबर आप प्रोवाइड कर सकते हो। जनरली जो भी सीईओ वगैरह होते हैं उनकी हेल्प से आप जीएसटी नंबर ले सकते हो, ठीक है ना। अब कह रहा है जीएसटी नंबर लेने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होगा, तो पैन कार्ड चाहिए होगा, वैलिड मोबाइल नंबर चाहिए होगा, ईमेल चाहिए होगा, बैंक नॉर्मली एकदम देखो कुछ ना समझ में आया तो इनकी एक इन्फॉर्मेशन कि जब हम फॉर्म भरने जाते हैं तो क्या क्या लगता है ना वही चीज़ें लिख दो, लगभग सही निकल जाएगा, ठीक है। तो वैलिड पैन कार्ड हो जाएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल चाहिए, एड्रेस चाहिए आपका करेस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, बैंक पासबुक चाहिए, उसका आईएफएससी कोड चाहिए, आपका बिजनेस कहाँ पे है, ठीक है ना। और आप अगर कोई कोर्ट मैटर होता है ना तो लिखा रहता है कि ओनली वाराणसी के रीजन में ही हम ये सारी चीज़ें होता है ना कि अगर कोई आप किसी से लेन देन करते हो तो वहाँ नीचे लिखा रहता है ना कि अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो हम वाराणसी के कोर्ट में ही वैलिड करेंगे या इलाहाबाद के कोर्ट में ही वैलिड करेंगे, सारी चीज़ें वहाँ पे लिखा होता है, ठीक है। अब आगे स्ट्रक्चर फॉर्मेट ऑफ द जीएसटीआईएन नंबर है ना। अब जीएसटीआई नंबर का फॉर्मेट यहाँ पे देखिए फिर से अच्छे से बताया गया है, जो ऊपर था कि जो स्टार्टिंग का 2 नंबर होता है स्टेट कोड होता है, फिर 10 नंबर पैन कार्ड होता है, फिर 1 नंबर जो 13 डिजिट शोविंग नंबर और रजिस्ट्रेशन ऑफ द है ना। अगर सेम पैन कार्ड से है कि एक स्टेट में है कि 2 स्टेट में है 3 स्टेट में अब लिखा था ना, एक में होगा तो एक लिखा होगा, 2 होगा तो 2, 3 में होगा तो 3 ऐसे लिखा रहेगा। फिर जो जेड होता है बाय डिफॉल्ट होता है, लास्ट नंबर का क्या होता है चेक सम डिजिट होते हैं जो कि इस तरीके से लास्ट में भी डिफॉल्ट ही होते हैं। और ये वाला जो होता है कि स्टेट कोड में देखते हैं कि कितने स्टेट में आपका रजिस्ट्रेशन, 1 है कि 2 है 3 है 4 है, ऐसे जो 15 नंबर का ये होता है, ठीक है। फिर अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन इसको छोड़ दो, ठीक है। फिर अच्छा हाँ, फॉर्म रजिस्ट्रेशन के कौन कौन फॉर्म्स होते हैं, जीएसटीआर RG01 होता है, जीएसटीआर RG02। RG01 में क्या होता है एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 2070 और RG2 में होता है एक्नॉलेजमेंट होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें एक बार देख लेना। अब दूसरा चीज़ मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें हो गया। अकाउंट रिकॉर्ड अगला टॉपिक है आपका, अकाउंट रिकॉर्ड है। अकाउंट रिकॉर्ड मतलब ये समझो लॉजिक कि आप अपने सारे इन्फॉर्मेशन को एक जगह पर रिकॉर्ड करोगे, उसके बाद ऑडिट होगा। ऑडिट मतलब क्या होता है कि वेरिफिकेशन या एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट, दैट इज कॉल्ड ऑडिट। मतलब जो अकाउंट के चेक करेंगे कि सारा चीज़ एज पर नॉर्म्स है, एज पर वाउचर है कि नहीं है, उसको हम लोग ऑडिट बोलते हैं। तो पहले अकाउंट रिकॉर्ड होगा, फिर ऑडिट होगा, फिर ई वे बिल लास्ट में पढ़ेंगे। 3 कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा जल्दी से, ठीक है। तो अकाउंट रिकॉर्ड मतलब क्या होता है कि जो नॉर्मली आप आईटीसी क्लेम कैसे करोगे जब आपके पास डेटा रिकॉर्ड ही नहीं रहेगा। तो ये होता है ना कि डेटा को रिकॉर्ड करना को ही हम लोग अकाउंट से रिकॉर्ड के नाम से जानते हैं, जो कि कंपलसरी होता है रिकॉर्ड करना, ठीक है। बेनिफिट वही सारी चीज़ें हैं बेनिफिट कि आप जीएसटी के जितने सारे ट्रांजेक्शन है वो सारा डेटा आपके पास रहेगा। कल के डेट में कोई प्रॉब्लम होती है तो एज ए एविडेंस उसको काम कर सकते हो, है ना। आईटीसी क्लेम करने के लिए, है ना, इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए, टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए, कल के डेट में गवर्नमेंट ज़्यादा हैवी टैक्स लगाया तो आप दिखा सकते हैं हमारा बाउचर इतना इतना टैक्स लगना चाहिए, है कि नहीं। तो रजिस्टर्ड पर्सन में ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो अकाउंट रिकॉर्ड वाला पढ़ लेना अच्छे से, इतना बस इतना जो मैंने आपको समरी बता दिया कि इस तरीके से है कि अकाउंट रिकॉर्ड क्यों होना चाहिए, ठीक है, क्या पर्पस है, ठीक है। अकाउंट टू भी कौन कौन अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं गुड्स एंड सर्विस के केस में, है ना। गुड्स प्रोड्यूस किया जाता है तो उसमें जितने सारे गुड्स की डिटेलिंग होती है फैक्ट्री से वो रहेगा, ठीक। इनवर्ड सप्लाई होगा तो जो आपने सप्लाई किया तो सप्लायर का जीएसटी नंबर वगैरह होना चाहिए सब कुछ। आउटवर्ड है तो आपने जो सप्लाई किया है तो उसका जीएसटी नंबर वगैरह आपने उसको दिया है कि नहीं दिया है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर अलग अलग अकाउंट मेंटेन करना होता है, जैसे इनपुट आउटपुट जीएसटी, CGST अकाउंट, SGST अकाउंट, IGST, UT GST, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था, कैश लेजर, है ना, तीनों इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक
कैश लेजर इन इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर, ऑलरेडी पहले हमने पढ़ा था, वही सारी चीज़ें हैं कि इन सबको मेंटेन करना पड़ता है अकाउंट एंड रिकॉर्ड में, ठीक है। अब टैक्स इनवॉइस क्रेडिट एंड डेबिट नोट क्या होती है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि ये आता है एग्जाम में, ठीक है ना। अब कह रहा है कि कोई कौन पर्सन रिस्पॉन्सिबल होंगे कि आपने अकाउंट मेंटेन किया कि नहीं मेंटेन किया, ठीक है ना। तो जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो उनको लाइबल होगा, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सप्लायर होंगे या ट्रेडर होंगे, अगर एजेंट के जरिए होते हैं एजेंट लाइबल होगा। और जो ऑपरेटर होते हैं गोडाउन वगैरह होते हैं वो लोग लाइबल होंगे, या ई कॉमर्स ऑपरेटर होंगे वो लाइबल होंगे, ठीक है। टैक्स इनवाइस या क्रेडिट नोट ये चैप्टर है लास्ट, आई थिंक क्रेडिट नहीं, इसके बाद ई वे बिल है। तो इनवाइस क्या होता है? इनवाइस एक डॉक्यूमेंट होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें सेलर बायर को देता है, जिसमें सारा डिटेलिंग होती है कि उसमें गुड्स का डेट, किस डेट को हमने सेल किया, कौन सा डिलीवरी किस तरीके से हमने, शिपमेंट किस तरीके से किया, उस पर कितना कौन सा रेट टैक्स लगा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें उसको हम लोग इनवाइस के नाम से जानते हैं, टैक्स इनवाइस, ठीक है ना। और ध्यान रखिएगा बिल ऑफ सप्लाई और टैक्स इनवाइस में डिफरेंस क्या होता है। जहाँ पे टैक्स रेट लगा होता है उसको टैक्स इनवाइस बोलते हैं, जिसमें एग्जेम्प्टेड गुड्स होती है, जिसमें टैक्स नहीं चार्ज करना होता है, उसी इनवाइस को हम लोग बिल ऑफ सप्लाई बोलते हैं, बस इतना समझिएगा, ठीक है ना। तो टैक्स इनवाइस और बिल ऑफ सप्लाई में डिफरेंस क्या आपको समझ में आ गया कि जहाँ पे टैक्स रेट नहीं, मतलब टैक्स रेट नहीं चार्ज करना है उसको बिल ऑफ सप्लाई बोलेंगे उस डॉक्यूमेंट को, और जहाँ पे चार्ज करना है उसको टैक्स इनवाइस, मतलब जो बिल होता नहीं है वही टैक्स इनवाइस, आप ये समझिए, ठीक है। अब यहाँ पे बता रहा है कि टैक्सेबल सप्लाई बाय द रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन कंपोजिशन स्कीम, तो टैक्स इनवॉइस इशू करेगा। सप्लाई आप देखो कंपोजिशन वाला बिल ऑफ सप्लाई, क्योंकि आपको आईटीसी मिलेगा नहीं, है ना। एग्जेम्प्टेड सप्लाई में केस में बिल ऑफ सप्लाई होगा, और नॉन टैक्सेबल सप्लाई होगा या पेट्रोलियम वगैरह के लिए तो वहाँ पे वैट वगैरह लगता है, वहाँ पे इनवॉइस वैट वगैरह इशू किया जाता है, ठीक है। टैक्स इनवाइस फिर वही सारी चीज़ें फिर से है, एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। बेनिफिट क्या होता है? एक एविडेंस होता है आपके पास, है ना, कि टैक्स इनवाइस आपने इशू किया तो आपके पास एक एविडेंस होता है कि आपने गुड्स परचेज किया है, सेल किया, उसका एक एविडेंस होता है, ठीक है। किस टाइम पे आपने गुड्स सप्लाई किया है वो भी एविडेंस मिल जाता है। आईटीसी क्लेम करने के लिए आपको मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें फ़ायदे हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि टैक्स इनवॉइस में क्या क्या चीज़ें लिखी जाती है, तो एकदम याद करो ना कि एक सिंपल सी बात है, एक बिल निकालो, उस बिल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहता है वही लिख देना, ठीक है। क्या क्या रहता है? जो सप्लायर है उसका जीएसटी नंबर, एड्रेस सप्लायर का, रिसिपिएंट का नंबर, एड्रेस अगर रजिस्टर्ड है तो, सीरियल नंबर, डेट, जीएसटी नंबर, कौन सा गुड्स है, कितना है, डिस्क्रिप्शन, क्वालिटी, क्वांटिटी, ये सारी चीज़ें उसमें लिखा जाता है, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। फॉर्मेट यहाँ बच्चा को बोला गया तो बनाया नहीं है, ठीक है। ओ माय गॉड, इसको करना पड़ेगा ऐसे, हो गया, ठीक है। मैनर ऑफ इश्यूइंग टैक्स इनवाइस, अगर कह रहा है कि टैक्स इनवाइस इशू करने के कितने मैनर है। पहला है कि सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में क्या होगा, तो उसके केस में क्या होगा, ओरिजिनल कॉपी, मतलब 3 बनेगा, ओरिजिनल कॉपी, डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट, ठीक है। तो ओरिजिनल रिसिपिएंट क्या होगा, मतलब 3 कॉपी बनेगा, अगर गुड्स का होगा तो 3 कॉपी बनेगा, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, एक रिसिपिएंट मतलब आप ऐसे समझो ना कि हम गुड्स आपको बेच रहे हैं, तो एक आपको मिलेगा, एक हमारे पास रहेगा। अब हम एक जिसको देंगे कि लेके जाओ उनको गुड्स पहुंचा, ट्रांसपोर्टर, तो 3 कॉपी बनेगा। सर्विस के केस में क्या होगा, एक ओरिजिनल होगा और एक डुप्लीकेट होगा, एक रिसिपिएंट के पास रहेगा और एक सप्लायर के पास रहेगा, ठीक है। इशू ऑफ टैक्स इनवाइस, अब वही टाइम लिमिट बता रहा है कि वेयर सप्लाई इनवाइस मोमेंट, अगर मोमेंट हो रहा है तब हम क्या करेंगे कि बिफोर आर टाइम, मतलब बिफोर गुड्स के रिमूव होने से पहले, या जब गुड्स रिमूव हो गया तो टाइम मान लिया जाएगा कि इनवाइस इशू हो गया। आप किए रहो या नहीं किए रहो मान लिया जाएगा। अगर गुड्स का मूवमेंट नहीं हो रहा है तो बिफोर आर द टाइम, मतलब जब गुड्स की डिलीवरी की जाएगी उस समय माना जाएगा। होता ना, तुरंत मूवमेंट नहीं करा रहे हैं, ठीक है। चलो, अब कह रहा है टैक्स इनवाइस हम इशू करेंगे अप्रूवल बेसिस पे। अप्रूवल बेसिस का मतलब क्या होता है, हमने गुड्स बोलते हैं ले जाओ तुम यूज करो, अच्छा लगेगा तो पैसा देना, है ना, ये बात होती है। तो जिस दिन हम गुड्स भेजेंगे या 6 मंथ के अंदर, ठीक है, रिमूवल ऑफ गुड्स के 6 मंथ के अंदर, या फिर जिस दिन हमने गुड्स की सप्लाई किया, उन दोनों डेट में से जो डेट पहले होगा, ठीक है। कॉन्टिन्यूस सप्लाई का मतलब होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी वाटर जो कॉन्टिन्यूस सप्लाई होता रहता है, तो उसको हम लोग कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स बोलते हैं। सर्विसेज के केस में क्या होता है कि जैसे पाइपलाइन वगैरह सारी चीज़ें, तो वो कॉन्टिन्यूस
देखो सॉरी, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स सही हो गया ना, सप्लाई ऑफ ब्रिक मेकिंग बिल्डर वगैरह जो होते हैं उनको ना ईटा की सप्लाई होती जा रही उसको कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे, ठीक है। और सर्विसेज में क्या होगा, जैसे टेलीकॉम सर्विसेज हो गया ना कि अब जियो ऐसा तो नहीं कि बंद कर देती है कि 1 घंटा के लिए बंद कर दो, 2 घंटा के लिए, हमेशा वो सर्विसेज देती रहती है, उसको कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज बोलेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ इनवाइस कौन कौन होते हैं इंपॉर्टेंट है, देख लो। टैक्स इनवाइस हो गया, बिल ऑफ सप्लाई हो गया, डिलीवरी चालान हो गया, मतलब कौन कौन से एक तरीके से रसीद मिलती है ना, रिसीव वाउचर हो गया, रिवर्स चार्ज इनवाइस हो गया, ये सारी चीज़, कॉमर्शियल इनवाइस, ई टैक्स इनवाइस। रिसिप्ट वाउचर क्या होता है कि एक वाउचर होता है कि जो एडवांस में आपको टैक्सेबल अमाउंट पेड करने से पहले आपको रिसिपिएंट के द्वारा इशू किया जाता है, ठीक है ना। रिफंड वाउचर का मतलब ये होता है कि जिसपे आपको वाउचर, जिस वाउचर से आपको टैक्स रिफंड होगा, ठीक है। चलो बिल ऑफ पेमेंट में वही सारी चीज़ें। क्रेडिट नोट का मतलब क्या होता है, इसको पढ़ लो। इट इज इशूड व्हेन द टैक्सेबल वैल्यू द इनवॉइस मोर देन द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ चार्जेबल, ठीक है ना। मतलब ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं बाई मिस्टेक, समझे कि नहीं। मतलब क्रेडिट नोट, जैसे आप समझो ना कि आपको मैंने गुड्स बेचा 2000 का, बट एक्चुअल में वो था 1900 का। तो हम क्या करेंगे कि आपको मैंने गुड्स उधारी बेचा, तो अब हम क्या करेंगे कि आपके अकाउंट में हमने तो 2000 डेबिट किया है क्योंकि लेना है, अब हम 100 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे कि उतना पैसा ऑलरेडी आपका क्रेडिट हो चुका है, अब आपको बस 1900 ही क्रेडिट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से कि मतलब 2000 आपके अकाउंट को मैंने डेबिट किया क्योंकि मैंने आपको बेचा, अब आपको 100 रुपये मैंने एक्स्ट्रा चार्ज लगा दिया, तो आपके अकाउंट को अपने आप 100 रुपये से क्रेडिट कर देंगे, तो अल्टीमेटली आपको 1900 ही बचा ना। तो इसको हम लोग क्रेडिट नोट, मतलब जब हम ज़्यादा रेट लगा के दे देते हैं तो उसका क्रेडिट। उसी तरीके से जब कम रेट लगा के देंगे तो हम आपको और 1000 या 100 रुपये का डेबिट नोट इशू कर देंगे, कितना पैसा ऑलरेडी हमने कम लगाया था। तो एक क्रेडिट नोट और डेबिट नोट होता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि क्रेडिट नोट और डेबिट नोट क्या होता है। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ जाएगा तो क्रेडिट डेबिट नोट क्या होते हैं समझ में आ जाएगा, ठीक है। ई वे बिल लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। ई वे बिल को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक वे बिल। इलेक्ट्रॉनिक वे बिल का मतलब क्या होता है कि जैसे गुड्स यहाँ से आप यहाँ पे जाना है, ठीक है। तो आप जनरली करते क्या हो कि आप बहुत सारा ना कि अब ट्रांसपोर्ट के जरिए पता चला कि गवर्नमेंट के नाम से कि 10 टन ले यार 50 टन लेके पहुंचा दिए कहीं पे हवाला वाला मार्केट, ठीक है। तो गवर्नमेंट को नुकसान होगा ना कि गया उतना पैसा मिला इतने का ही, ठीक है ना, गुड्स बेच दिया इतने का। तो ई वे बिल अगर अब यहाँ पे बताता है कि अगर कितने रुपए तक होगा, तो कितना, अगर 50 रुपये से ज़्यादा का है तो आपको ई वे बिल जनरेट करना होगा। 50,000 रुपये किससे ज़्यादा का गुड्स अगर आप सप्लाई कर रहे हो तो आपको इलेक्ट्रॉनिक बिल, मतलब एक पोर्टल दिया जाता है जहाँ पे आपको जनरेट करके गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि जैसे ही गुड्स का फिजिकली मूवमेंट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे होगा, 50,000 रुपये से ज़्यादा का, उससे कम का होगा तो इशू कर सकते हो, कोई इशू नहीं, लेकिन नहीं करोगे तो कोई मैंडेटरी नहीं है। लेकिन 50,000 उससे ज़्यादा का रहेगा तो आपको इलेक्ट्रॉनिक वे बिल जनरेट करना होगा। मतलब रियल में आप समझो कि आप सप्लायर हो, आप मटेरियल कहीं दूसरी जगह भेज रहे हो, ठीक है ना। तो आपको बस गवर्नमेंट को बता देना होता है इतने रुपए का मटेरियल हमारा यहाँ से वहाँ जा रहा है, ठीक है। अंडर जीएसटी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस ई वे बिल इज मस्ट, है ना, मतलब ई वे बिल मस्ट होता है। अंडर ई वे बिल मैकेनिज्म, पर्सन कॉजिंग द मोमेंट ऑफ द गुड्स अपलोड द, मतलब उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो क्या करता है, उस वेबसाइट पे अपलोड कर देता है, उस पोर्टल पे क्या करता है, अपलोड कर देता है। व्हेन बिफोर द मोमेंट ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स का मोमेंट होने से पहले उसको अपलोड कर देगा कि अब गुड्स का ये मोमेंट होने वाला है, ठीक है। तो क्यों करते हैं, क्योंकि होता है ना कि आपने पता चला किसी को भेज दिया 10 लाख का, दिखाया बस 20,000 रुपये, है ना। तो इस सारी चीज़ों से बचने के लिए, क्योंकि चेकिंग होता है कि तो जितना रसीद दिखाओगे फिर कभी कभी उनको डाउट होगा कि नहीं इतनी इससे ज़्यादा ले जा रहे हो, तो चेकिंग कर देते हैं, ठीक है। और 3 फॉर्म में बनता है, सप्लाई, रिसिपिएंट और ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है। तो ई वे बिल आपको ये समझ में आ गया, एक बार देख लेना। 50,000 रुपये से ज़्यादा को होगा तो जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। कुछ एक दो चार चीज़ें और इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ई वे बिल में क्या क्या रहता है, वही सारी चीज़ें हैं। जीएसटी नंबर होगा, प्लेस ऑफ डिलीवरी कि कहाँ से है, कहाँ पे, कहाँ से इशू कर रहे हैं, कहाँ पे जाएगा, है ना, किस डेट का है, सप्लायर रिसिपिएंट का दोनों का एड्रेस रहेगा, है ना, ट्रांसपोर्टेशन डिटेल रहेगा, और यही सारी चीज़ें हैं। ई वे बिल नीड जनरेट बिफोर कमेंसमेंट, ठीक है।
हाँ, वैलिडिटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि अगर 200 से कम किलोमीटर का है तो एक दिन का वैलिडिटी होगा, 200 से ज़्यादा किलोमीटर का है तो एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा। जैसे मान लो 210 किलोमीटर है तो आपको 2 दिन वैलिडिटी रहेगा, 220 किलोमीटर है तो भी आपको 2 दिन मिलेगा, 400 किलोमीटर है तो 2 दिन मिलेगा, 400 से ज़्यादा होगा तो फिर 3 दिन मिलेगा। इस तरीके से आपका हमेशा वो बढ़ता रहेगा, ठीक है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पर्पज आपको समझ में आएगा कि जब इसका ये चीज़ें है तो। अच्छा, ऑडिट आ गया, सॉरी, ऑडिट पढ़ाई देते हैं। ऑडिट क्या होता है? ऑडिट का मतलब ये होता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करना कि एज पर लॉ के हिसाब से आपने वाउचर के हिसाब से, कि पता चला वाउचर में 10,000 रिकॉर्ड किए 15,000, या वाउचर में 10,000 रिकॉर्ड किए 2,000, मैच करना चाहिए। अब जितने सारे डेटा आपने रिकॉर्ड किए हो वो है कि नहीं है एज पर उसी को। जैसे आप देखते हो ना, कहीं एडमिशन लेने जाते हो तो आपको लगता है क्या कि आपके ऊपर भरोसा नहीं किया जा रहा है कि हमने सर उसी का जीरोक्स दिया, आप चेक क्यों कर रहे हो? बट एक एथेंटिकेशन के लिए कि आपकी सारी चीज़ें सही है कि नहीं है, बस नॉर्मली कि आपका ओरिजिनल से फोटोकॉपी मैच करा लिया जाता है। उसी तरीके से आपने जो भी डेटा रिकॉर्ड किया है उसको मैच कराने के लिए हम लोग ऑडिट करते हैं, है ना। ऑडिट मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करने को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑडिट करते हैं, ठीक है ना, सॉरी ऑडिट बोलते हैं, ठीक। तो ये चीज़ें हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि टर्नओवर डिक्लेयर करने के लिए कि एक्चुअल में टर्नओवर कितने का है, क्योंकि आपकी बातें नहीं मानी जाएगी, जो ऑडिटर लिख देगा वही बातें मानी जाएगी, ठीक है। और टैक्स पेड करने के लिए, रिफंड क्लेम करने के लिए, आईटीसी क्लेम करने के लिए, अगर आपका ऑडिट नहीं हुआ है तो आप नहीं क्लेम कर सकते हैं। मतलब आपको आईटीसी के लिए बहुत सारी चीज़ें, रजिस्ट्रेशन पर्सन होना चाहिए, टैक्सेबल ना, सारी नॉर्म्स को फॉलो करोगे, अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट को रिकॉर्ड किए हो, है ना, रिटर्न फाइल किए हो, ऑडिट कराए हो, तब जाके मिलेगा, उसे नहीं मिल जाएगा, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ ऑडिट अलग अलग केस में है, जैसे जनरल ऑडिट और स्पेशल ऑडिट, ठीक है। इसको तो मैंने अच्छे से आप लोगों को बताया था, एक बार देख लेना, ठीक है। मैंडेटरी ऑडिट फॉर द टर्नओवर बेस्ड, CA CMA अपॉइंटेड करते हैं, इसमें अलग अलग केस में लिखवाया भी गया था, एक बार देख लेना, नहीं समझ में आएगा तो पूछना, बता देंगे, ठीक है, क्योंकि ऊब गए हम पढ़ा पढ़ा के, ठीक। चलिए, ये आपके लिए इतना सारा चीज़ें हैं। अब वही मतलब ऑडिटर कौन बन सकता है? CA होना चाहिए, सिंपल सी बात है। पढ़ लेना, आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए। चलिए, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।